हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। पहला ऑप्शन कहता है कि ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसमें क्या होता है, लंबी अवधि की फिल्में दिखाई जाती हैं। स्वलीनता में जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या गुजारें। पठन वैफल्य में जटिल गणना पर आधारित होती है। यह वाक बाध्यता मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करते हैं। देखो, कहता है कि दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म बताना है। ठीक है, सही युग्म हो जाएगा आपका स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में गुजारा जाए। ठीक है, स्वलीनता का तात्पर्य क्या होता है, आत्म विन्होह है। इसे विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या माना जाता है। ये दूसरे लोगों से बातचीत करने की क्षमता को क्या करती है, कम कर देती है, यानी कि ये अपने आप में ही खोए रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा कि शिशु के संवेग होते हैं। कहता है कि स्थिर और स्पष्ट होते हैं, अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं, अस्थिर और स्पष्ट होते हैं, या स्थिर और अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो जो शिशु के संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं तथा अस्पष्ट होते हैं। आरंभ में क्या होता है कि शिशु जो होते हैं उनके जो संवेगों से क्या होती है, अस्पष्टता होती है। जैसे वे बड़ा होता है, क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनमें स्पष्टता आ जाती है तथा शिशु का संवेगात्मक व्यवहार भी अत्यधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े समय के लिए ही रहता है। जैसे शिशु गोद में आने के लिए रोने लगता है, ऐसे तो होता है, किंतु गोद में लेने के बाद भी क्या होता है, चुप हो जाता है। तो ये क्या होता है, अस्थिर होता है और अस्पष्ट होता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे ही गोद में लेते हैं बच्चा चुप हो जाता है, दूध मांगता है, दूध देते ही बच्चा चुप हो जाता है ना। इस तरीके से क्या होता है, उसका कैसा होता है, अस्थिर और अस्पष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 × 3 को 3+3 समझता है। वे किस प्रकार से पीड़ित है। कह रहे डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया। ठीक है, यानी कि वो गणित से संबंधित त्रुटियां कर रहा है, तो यानी कि उसे कौन सा विकार हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। तो डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया किससे होता है, आपका पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा किससे है, समावेशी कक्षा से है। ठीक है, कहता है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल कैलेंडर। कहता है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास या सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के लिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सहायक है। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा ये होती है जिसमें समान शिक्षा दी जाती है। स्कूल, कॉलेज, कक्षा एक ही होती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह के बैठते हैं। यानी कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो क्या होती है, समान रूप से भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें विद्यार्थियों के बीच क्या प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती है, बल्कि सहयोगात्मक भूमिका होती है ना। समावेशी शिक्षा मूल रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों को एक समान रूप से शिक्षित करना होता है ना। मैंने अभी बताया सभी के लिए समान पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, कहता है प्रतिस्पर्धा कलाकार प्रतियोगिता मैंने मना किया था आप लोगों को। कह रहा है लचीला पाठ्यक्रम तो ठीक है, लेकिन अनमय स्कूल कैलेंडर। कह रहा है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऐसा नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ठीक है, देखो लचीला पाठ्यक्रम तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतर ही अधिगम है। ये कथन किसका। देखो एक परिभाषा है आपकी ये कि
अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। ये किसने कहा है? कहता है स्किनर ने कहा है, कॉनवेक ने कहा है, गेट्स एवं अन्य ने कहा है या वुडवर्थ ने कहा है। तो ये किसने कहा है? अपना स्किनर साहब ने कहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर, बिना देरी किए, क्योंकि ये परिभाषा थी तो उसमें देर लगाना ज़रूरी नहीं समझता मैं। कहता है कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं। यानी कि जो आनुवांशिक होता है, यानी कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। कैसे? परिपक्वता के सिद्धांत के अनुसार होता है क्या है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास उसके पर्यावरण और जीवन दोनों से प्रभावित होता है। परिपक्वता का अर्थ मानव के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग के विकास के साथ ही मानसिक विकास भी क्या होता है? हो जाता है। ठीक है, तो जो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित की प्रकट होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? परिपक्वता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बच्चों को एक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, परीक्षा देने से होते हैं, बाहर घूमने से होते हैं, या ये सभी से होते हैं। देखो होता क्या है कि स्वयं कार्य करते हैं बच्चे तब भी उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, परीक्षा देने से भी होता है और बाहर घूमने से भी होता है, यानी कि इनमें से लगा देंगे, सभी लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कहता है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। देखो यहीं से आपका पता चल जाएगा। कह रही लिखाई में यानी कि लिखने में सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। देखो शब्दों को बनाने में। ठीक है, कहता है ये लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? ठीक है, कहता है पठन वैफल्य। मैंने बताया था पठन वैफल्य जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, गणन वैफल्य मैंने बताया था, इसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, ये गणित से संबंधित विकार होता है जो मैं अभी पीछे बता के आया हूँ। ठीक है, आलेख वैफल्य जिसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, ये किससे होता है? लिखने से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर, जो आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, और कहता है कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहता है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान हो द्वारा। कहता है बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, या उपरोक्त में से सभी। देखो निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा, ये भी ठीक है। कहता है कि बालकों की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना और अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, यानी कि ये भी ठीक है। तो 3 निशान तो अब लगा हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कहता है आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, इस पर आप सर्वे ज़रूर करेंगे। ठीक, कहता है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चुमस्की साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है। कहता है भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न विधियाँ होती हैं, वाइगोस्की साहब ने कहा। कहता है भाषा विचार पर आधारित है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये B.F. स्किनर ने कहा। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो अगर आप लोग ऑप्शन 3 देखोगे तो इसमें कहता है कि भाषा विचार पर आधारित है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन जो है आपका वाइगोस्की का है। पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा पर आधारित है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।